संकेत हमको मिल रहे हैं। दूसरी बात देखिए, भारत की राजनीति को अगर आप देखें, और मैं मानूंगा कि 1977 के बाद से 77 के बाद से भारत में चुनावी राजनीति का एक जन्म होता है। उसके पहले तक कांग्रेस एक बड़ी पार्टी थी और विपक्ष, जिसको आप कहते हैं कि बिखरा हुआ विपक्ष था, वो विपक्ष बिखरा हुआ था। 77 के बाद इलेक्शंस होना चालू हुए। तब के सारे इलेक्शंस आप देखिए तो आप देखिएगा कि एक साइकिल है, और वो साइकिल ये है कि फेडरल इंडिया और यूनिटरी इंडिया, इसका एक साइकिल है जिसको कोलिशन गवर्नमेंट्स आप कहते हैं। तो इस देश के मतदाता ने मजबूर किया वाजपेयी जी को, मनमोहन सिंह को, उनके पहले के तमाम प्रधानमंत्रियों को कि आपको हम पूरा मैंडेट नहीं देंगे, क्योंकि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, और उस विविधताओं के भरे हुए देश में जहां तमाम तरीके की संस्कृतियां, बोलियां और हर राज्य की अपनी एक विशेषता है, उसकी एक अलग डिमांड है। और आप देखिए कि पिछले 10 साल में, 9 साल में आप देख रहे हैं कि तमाम तरीके से, खासकर हिंदी पट्टी के बाहर के जो राज्य हैं उनको किस तरीके से उपेक्षा हुई है जिनकी, सारा कुछ सीबीआई, ईडी, इसके अलावा भी, चाहे वो जीएसटी का मामला हो, चाहे वो उनके टैक्स रिमिटेंसेस को वापस देने का मामला हो, चाहे वो फाइनेंस कमीशन के बंटवारे के, रेवेन्यू के बंटवारे का मामला हो, आप लगातार देखिए कि संघीय ढांचे में कई तरीके से चोट पहुंचाई गई है। उन्हीं के नेताओं को पुलिस भेज के, सीबीआई भेज के किस तरीके से उनको तंग किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। तमाम सारे ऐसे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2024 का चुनाव, जो यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको बार बार राहुल गांधी कह रहे हैं, जो संघीय भारत है, वो उसका जवाब देगा। आपके प्रोग्राम में पहले भी मैं एक बात कह चुका हूं कि देखिए, जब इंदिरा गांधी ने बहुत केंद्रीकरण सत्ता किया था और लगातार गवर्नर बदले थे, मुख्यमंत्रियों को हटाया था, मुख्यमंत्री दिल्ली से चुना जाता था, तो जो भारत का संघीय ढांचा है उसने रिएक्ट किया। उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई? उसकी प्रतिक्रिया यही हुई कि आज आप देखिए कि हिंदी भाषी भारत में लगभग हर राज्य में अपनी पार्टी है, और कई राज्यों में तो सत्ताधारी और विपक्षी पार्टियां भी उन्हीं की क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो ये क्षेत्रीय पार्टियों का जो जन्म है, चाहे वो तेलुगु देशम हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो टीआरएस हो, तमाम ऐसी पार्टियां आप देखिए कि जो बनी है, जो सत्ता में है, वो बनी पिछले कुछ 2-3 दशकों में ही है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि 2024 का जो इलेक्शन होगा, वो ये संघीय ताकत जो है वो वापस अपनी ताकत दिखाएंगी, संघीय भारत। और अभी आप देखिए लोकसभा में क्या है, 56% ही सीट है भारतीय जनता पार्टी के पास। तो बहुत रेजर थिन मेजॉरिटी है। तो वो अगर संघीय ढांचा आएगा तो वो रिजल्ट को उलट देगा। पूरी उसके अंदर ताकत है इतनी। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं विपक्षी एकता की, और विपक्षी एकता को लेकर के बहुत चर्चा चल रही है दोस्तों आजकल, और खासकर राहुल गांधी से ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि विपक्षी एकता की धुरी क्या कांग्रेस बनेगी। पिछले दिनों एक और बयान आपने सुना होगा नीतीश कुमार का, जब पटना में सीपीआई एमएल की सालाना बैठक जो थी, उसमें सर्वदलीय बैठक वो हो गई थी, क्योंकि उसमें आरजेडी और कांग्रेस और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को भी आमंत्रित किया गया था, और उस मंच पे एक
एकता की बात दिखाई दी। हालांकि वहां सरकार भी इन सबकी साथ साथ है और वहां बीजेपी अलग है, लेकिन वहां भी जब कांग्रेस की तरफ देखते हुए, इशारा करते हुए नीतीश कुमार ने बोला था कि आप आइए, आपकी तरफ लोग देख रहे हैं, तब भी एक सवाल ये पैदा हुआ था कि क्या राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी ये विपक्षी एकता की तरफ या उस तरफ अपने कदम को बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? क्या यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है और इससे एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है? लेकिन जहाँ तक एकता की बात है तो आप देखिए कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग ढंग से विपक्षी जो हैं वो एकजुट हैं और उस हिसाब से चुनाव भी लड़ रहे हैं। लेकिन 2024 के चुनाव में कहा यह भी जा रहा है कि अगर विपक्ष एकजुट हो गया तो फिर बीजेपी को हराना मुश्किल ही नहीं, क्या बोलते हैं वो, नामुमकिन ही नहीं, मुश्किल भी नहीं है, नामुमकिन भी नहीं है कह लें तो। खैर, तो बीजेपी को हराया जा सकता है, कुल मिलाकर के कह रहे हैं, ये एक नैरेटिव सेट हो रहा है। लेकिन बात यहां, सीधी बात ये है कि बीच बीच में, जैसे अभी एक खबर और आई कि एनसीपी के चीफ यानी कि शरद पवार, उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में अभी नई नवेली पार्टी को समर्थन दे दिया, यानी बीजेपी को समर्थन। वहां पर सर्वदलीय सरकार बन गई है। मैं बात कर रहा हूं मेघालय की, नागालैंड की बात कर रहा हूं जी, नागालैंड की मैं बात कर रहा हूं। सर्वदलीय सरकार बन गई नागालैंड में। 2 सीटें अगर एनसीपी की हैं, अगर समर्थन न दे तो क्या करेंगे? 7 सीटें हैं, 7 सीटें, 2 नहीं 7 सीटें हैं। और ये 7 सीटें अगर समर्थन सर्वदलीय सरकार को न दें तो ये सातों के सातों, पिछली दफा जैसे कांग्रेस के 21 विधायक चले गए थे छोड़ करके, वैसे अगर चले गए तो फिर क्या होगा? तो कई जगह मजबूरी भी होती है कि शरद पवार कहां जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं और कौन कहां जा रहा है। केसीआर या जिनका जिक्र यहां कर रहे थे अभी प्रशांत टंडन जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ये लोग क्या सोच रहे हैं, उधर मायावती क्या सोच रही हैं, और लालू प्रसाद यादव एक नमूना है, इस नमूना एग्जाम्पल इसलिए क्योंकि लालू प्रसाद यादव जेल की सजा काट करके आए हैं। लालू प्रसाद यादव के ऊपर कई तरह के आरोप, कई तरह के केसेस हो गए, उसके बाद भी आज भी वो ईडी और सीबीआई के झमेले से बाहर नहीं निकले हैं। आज जब हम चर्चा कर रहे हैं उस वक्त भी वहां पर ये पूछताछ चल रही थी। तो क्या कारण है कि विपक्ष एकजुट नहीं हो सकता या एकजुट है, यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। आना चाहता हूं अमलेंदु जी आपके पास। अमलेंदु जी, क्या आपको लगता है कि विपक्षी एकता संभव ही नहीं है या अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है? बन सकता है, इसमें कोई जो है वो कोई दुविधा वाली स्थिति नहीं है और कोई इफ एंड बट की स्थिति नहीं है। अब जहाँ तक सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई विपक्षी एकता होगी या नहीं होगी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पहले से ही एक विपक्षी एकता मौजूद है, वो चाहे एक धड़े में हो या 2 धड़े में मौजूद हो। और वो भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह की कारस्तानियाँ बढ़ रही हैं और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी अपने मुखबिरों के ऊपर भी कार्रवाई कर रही है, तो अब जो भारतीय जनता पार्टी के मुखबिर हैं वो भी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने वाले नहीं है 2024 के चुनाव में। जो लोग पिछले दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल पास करवाया करते थे सदन के अंदर बैठ करके और पिछले दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी को मदद किया करते थे, अब अगर उनकी भी ईडी और सीबीआई गिरफ्तारियाँ करेगी तो जाहिर सी बात है कि उनको भी संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी लौट के आती है तो जो भारतीय जनता पार्टी के प्रच्छन्न सहयोगी थे उनकी भी कोई जगह बचेगी नहीं। तो आशिया बस कहिए भारतीय जनता पार्टी स्वयं जो वो तैयार कर रही है भूमिका कि जितने भी विपक्षी दल हैं वो सब किसी भी तरीके से एक मंच पे आएँ। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी स्वयं तैयार कर रही है, तो इसके लिए किसी दूसरे को कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। हाँ, इतना अवश्य है कि जो लोग अभी तक पिछले दरवाजे से कोशिशें करते थे
और बार बार बातें करते थे कि ना भाजपा ना कांग्रेस जो एक तीसरे मोर्चे की बातें करते थे, वो तीसरा मोर्चा जो है उसको भारतीय जनता पार्टी की ईडी और सीबीआई मिलकर जो उसकी हवा निकाल दे रही है। तो वो चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे केसीआर हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, इस तरीके के लोग जो बातें करते थे कि तीसरा मोर्चा बनेगा और हम भारतीय जनता पार्टी से भी उतनी दूरी रखेंगे जितनी कांग्रेस से दूरी रखेंगे, तो अब ये दूरियों की स्थितियां नहीं अब रह जाएंगी। तो कुल मिला के जो आने वाली दिन है उसमें बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार, शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर। अमलेंदु उपाध्याय के साथ